नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 54 जो है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपकी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है और ये आपकी 17 नवंबर 2020 की वर्कशीट है। फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड 5 वर्कशीट आप पहले कर चुके हो, ये आपकी छठी वर्कशीट है। आज की वर्कशीट पे हम सबसे पहले जानेंगे कि महिलाओं के लिए क्रांति का क्या अर्थ था। बेटा, जो फ्रांसीसी क्रांति की गतिविधियां थी उनमें महिलाओं ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया था, ठीक है, वो भी इसमें शामिल थी और उन्हें उम्मीद थी कि क्रांतिकारी सरकार उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम लेगी, क्योंकि जो अधिकांश महिलाएं थी उनके पास पुरुषों की तुलना में बेहद कम अवसर उपलब्ध थे। अब क्या हुआ कि जो महिलाएं थी उन्होंने अपने हितों पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। उनकी एक प्रमुख मांग पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार की थी। 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। अब बेटा, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि निष्क्रिय नागरिक किसे कहते हैं। तो पहले ये समझो कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो क्या हुआ था, वहाँ पे राजतंत्र का पतन हो गया था और फ्रांस क्या बन गया था, एक गणराज्य। गणराज्य वो होता है जहाँ पे जो शासक होता है उसका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, जनता के द्वारा। पर बेटा, जो फ्रांस था वहाँ पे सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं था। केवल 25 वर्ष से अधिक आयु के जो पुरुष थे, और वो भी वो वाले पुरुष जो कम से कम एक मजदूर की 3 दिन की मजदूरी के समान कर अदा करते थे, उन्हें ही सक्रिय नागरिक का दर्जा प्रदान किया, अर्थात उनको वोट देने का अधिकार था। और बाकी के जो बचे हुए पुरुष थे, जो गरीब थे, ठीक है, और महिलाएं थी, उनको निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था, यानी उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। अब आगे चलते हैं। देखो, शुरू में जो क्रांतिकारी सरकार थी उसने सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सबसे पहला काम किया उसने कि लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। दूसरा सुधार था कि अब शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा, यानी अब लड़की के पिता उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे। अगला सुधार क्या किया कि तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द और औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया, यानी स्त्री या पुरुष दोनों में से भी कोई भी जो है तलाक लेना चाहता है तो वो अर्जी दे सकता है। अगला जो सुधार था वो था कि अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और व्यवसाय चला सकती थी, अर्थात अपना बिजनेस चला सकती थी। लेकिन जो राजनीतिक अधिकार थे उनके लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा, यानी अभी भी जो महिलाएं थी उनको क्या नहीं मिला था, राजनीतिक अधिकार नहीं, वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, और इसके लिए वो इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए वो संघर्ष कर रही थी। इनके नेत्रियों में सबसे महत्वपूर्ण थी ओलंप दे गूंज, यानी जो महिला नेता थी उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन थी, ओलंप दे गूंज। 1791 में इन्होंने पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र की तर्ज पर महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया और महिला अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। आतंकराज, आतंकराज मतलब बेटा यहाँ पे क्या है, आतंक का जो साम्राज्य था वो 1793 से 1794 तक की अवधि को कहा जाता है। यहाँ पे जो रोबेस्पियर था उस समय उसका शासन था, उसने एक कड़े नियंत्रण एवं सजा की नीति अपनाई थी, जिसकी वजह से उस काल को क्या कहा जाता, आतंक का साम्राज्य। तो आतंकराज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। और उसके बाद नेशनल कन्वेंशन के शासनकाल में जो ओलंप दे गूंज थी उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। और अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल किया, यानी कि 1946 में फ्रांस की महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार मिल गया। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, वो है दास प्रथा और क्रांति। दास प्रथा से अभिप्राय ऐसी प्रथा थे जिसमें इंसानों को जो है गुलाम बनाया जाता था और इन गुलामों से जो है इनको बेचा भी जाता था, खरीदा भी जाता था और इनसे बिना पैसे दिए या फिर बहुत कम पैसे देकर जो है बहुत अधिक काम करवाया जाता था और इनकी गतिविधियों पर 24 घंटे जो है मालिक नज़र रखते थे। उनकी मर्जी के बिना ये कुछ भी नहीं कर सकते थे। उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। दास प्रथा के उन्मूलन से अभिप्राय है कि अब दास प्रथा को जो है समाप्त कर दिया गया था। आगे चलते हैं। कैरिबियाई उपनिवेश तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। बेटा, कैरिबियाई जो है वेस्ट इंडीज़ को बोलते हैं। वेस्ट इंडीज़ जो है वो 15 कैरिबियाई देशों का समूह है। ये भी उस समय यूरोपियन कंट्रीज़ का उपनिवेश था। यहाँ से जो तंबाकू है, नील है, चीनी है और कॉफ़ी है, ये यहाँ पे बहुत होता था। तो यहाँ से ये पश्चिमी देशों को जो है सप्लाई होती थी।
अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा से श्रम की कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। अर्थात जो यूरोपीय लोग थे वो दूर देश में जाकर काम नहीं करना चाहते थे, तो श्रम की कमी हो रही थी। तो इस श्रम की कमी को किसने पूरा किया? त्रिकोणीय दास व्यापार ने। त्रिकोणीय दास व्यापार से मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है देखो, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, ये तीन कोने हो गए। इन तीनों में जो है ये दासों का व्यापार चलता था। इस तरह ये त्रिकोणीय दास व्यापार ने जो है इस श्रम की कमी को पूरा किया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर अफ्रीका से स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। अब ये कानून तो उन्होंने पारित कर दिया, पर बेटा ये लंबे समय तक नहीं चला। क्या हुआ? 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी और बगान मालिकों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। यानी सही मायनों में जो दास प्रथा थी उसकी समाप्ति कब हुई? 1848 में। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, वो है फ्रांसीसी क्रांति की विरासत। तो स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। सन 1789 में सेंसरशिप की समाप्ति हुई। अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया, यानी कि मौलिक अधिकार की ये अधिकार जो है वो मिलना ही चाहिए। ठीक है, ये जो विचार थे बेटा ये फ्रांस से निकलकर बाकी दुनिया में फैले और इनके कारण ही जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसका नाश हुआ, उसका अंत हुआ और औपनिवेशिक समाजों ने स्वतंत्रता के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को भी नई परिभाषा दी। बेटा अब ये हमारी जो वर्कशीट है ये कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, फ्रांसीसी महिलाओं के लिए क्रांति का क्या अर्थ व महत्व था? तो इसका उत्तर है, फ्रांसीसी महिलाएं फ्रांस में होने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। इन्होंने फ्रांसीसी समाज में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किए। उन्होंने क्रांतिकारी सरकार पर उनके जीवन को सुधारने हेतु दबाव डाला। अपने पतियों एवं परिवार की आर्थिक समृद्धि के लिए महिलाओं ने विभिन्न व्यवसाय चुने। अब है प्रश्न नंबर 2, फ्रांस की राजनीति और व्यापार में दासों का क्या महत्व रहा है? तो इसका उत्तर है, फ्रांस की राजनीति और व्यापार में दासों का महत्व। और सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बगानों में श्रम की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी 2 बार लिखा गया, आप एक ही बार लिखना, चीनी, कॉफ़ी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। उसके अलावा तीसरा पॉइंट लिखोगे कि दास व्यापार पर निर्भर व्यापारी के भय से नेशनल असेंबली में इस प्रथा के उन्मूलन से संबंधित जो कानून था वो पारित नहीं किया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1794 में फ्रांसीसी उपनिवेशों के सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित किया गया, परंतु 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने पुनः दास प्रथा प्रारंभ कर दी। पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हो कि फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, फ्रांसीसी क्रांति के बाद कौन कौन से कानून बने जिनसे आम लोगों का जीवन प्रभावित हुआ? तो इसका उत्तर है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद निम्नलिखित कानून बने जिनसे आम लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। पहला आप लिखोगे इसमें कि सरकारी स्कूलों में की स्थापना की गई तथा लड़कियों का स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया गया। दूसरा क्या किया उन्होंने? शादी को स्वैच्छिक अनुबंध बना दिया गया तथा इसका नागरिक कानून के तहत पंजीकरण किया जाने लगा। तीसरा क्या है कि जो तलाक है उसको कानूनी मान्यता दे दी गई व महिला या पुरुष दोनों में से कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता था। चौथा है कि महिलाएं अब व्यावसायिक प्रशिक्षण जो है वो ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी या छोटे मोटे व्यवसाय कर सकती थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब जो प्रश्न नंबर 4 है बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी क्रांति के उन विचारों की सूची बनाइए जिनका प्रभाव हम अपने जीवन में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे। ये मेरे सारे विचार हैं, लिखे हुए हैं। सबसे पहला है विचार अभिव्यक्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, एकत्र होने और संगठन बनाने का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब क्या होता है? अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, जो ये है, ठीक है, तो
हम जो है न्याय के लिए जो है किसके पास जा सकते हैं, न्यायालय के लिए, न्यायालय के पास। ठीक है, अब बेटा अभी आपकी जो वर्कशीट है ये कंप्लीट हो गई है। ये जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना, लर्न करना। ठीक है, तो मन लगा के पढ़ो और अच्छे अच्छे नंबर लेके आओ। बाय बच्चों।